चले चलिए कि चलना ही दलील ए कामरानी है। चले चलिए कि चलना ही दलील ए कामरानी है। जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। तो जय हिंद दोस्तों, एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है आजकल हम चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्या कर रहे हैं, उत्तराखंड के जीके को कवर कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड में आर्थिक व्यवस्था की, जिसके अंतर्गत हम आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के बजट से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, और उत्तराखंड की जो BS नेगी और परीक्षा वाणी की नई बुक आ रखी है उनमें जो नया कुछ ऐड हो रखा है उनको कवर करते हुए चलेंगे। देखते हैं दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था प्रकार की है। दोस्तों, जो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था है वो क्या है, एक मनी ऑर्डर प्रकार की अर्थव्यवस्था है। मनी ऑर्डर प्रकार की अर्थव्यवस्था का मतलब है कि हम लोग अनुदानों के दानों पर जिंदा हैं, यानी जो केंद्र से सहायता मिलती है उस पर हम आश्रित रहते हैं। जो हमारी इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है वहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या औद्योगिक अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, किसने दी थी, एडम स्मिथ ने दी थी। समाजवादी अर्थव्यवस्था किसने दी थी, कार्ल मार्क्स ने दी थी। दास कैपिटल प्रसिद्ध रचना है इनकी। और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, भारत की जो अर्थव्यवस्था क्या है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है जो क्या दी थी, J.M. किन्स ने दी थी। इसको डीपली अगर आप देखना चाहते हो तो भारत का अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ पे जाकर के डीपली देख सकते हो। उत्तराखंड समूह गौ के लिए तो इनफ सीरीज है वो। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के बजट में सप्तऋषि समृद्धि, सशक्त और विकसित उत्तराखंड के आधार हैं। सप्तऋषि में सम्मिलित नहीं है। दोस्तों, जो उत्तराखंड राज्य का बजट है 2025-26 का, उसमें सप्तऋषि को थीम रखा गया है। इसके अंतर्गत इस सप्तऋषि में कौन सा सम्मिलित नहीं है, और यही अभी यूके SSC द्वारा पुलिस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे सप्तऋषि में देखो क्या था, आयुष था, ठीक है, ऊर्जा थी, ठीक है, संयोजकता थी, युवा इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अब देखो 3 तो ये हो गए, इसके अलावा और क्या था, कृषि 4, ठीक है, उद्योग ने यहाँ रखा ना, उद्योग 5, ठीक है, छठवां क्या थी, अवसंरचना, क्या थी, अवसंरचना 6, और सातवां क्या था, सातवां पर्यटन, क्या था, पर्यटन। तो ये 7 संरचनाएं थी, आयुष, ऊर्जा, संयोजकता, कृषि, उद्योग, पर्यावरण और अवसंरचना। ठीक है, ये सप्तऋषि के क्या हैं, तत्व हैं, और इनको अभी भी याद रखना, आगे के लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नहीं कि पुलिस में पूछ लिया अब खत्म हुआ इसका। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा राज्य को कितनेवें विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। दोस्तों, जो केंद्र सरकार के द्वारा राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था वो 11वें विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। कितनेवें, 11वें विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। अगर पूछा जाए केंद्र सरकार द्वारा राज्य को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया, ठीक है, कब दिया गया, तो वो दिया गया 1 अप्रैल 2001 को। ठीक है, 1 अप्रैल 2001 को दिया गया था। और इस जो यहाँ पे क्या है, विशेष राज्य का दर्जा है, सर्वप्रथम किसको मिला था, जम्मू कश्मीर को, JNK को, ठीक है, और असम को दिया गया था, और नागालैंड को। अगर आप इसको शॉर्ट ट्रिक में याद रखना चाहते हो तो याद रखो JAN, जान, जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितने प्रतिशत कृषक हैं। दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और छोड़ना मत, अभी आपको दिख जाएगा आगे कि कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें से अभी पुलिस के एग्जाम में। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितने प्रतिशत कृषक हैं। तो दोस्तों, याद रखना, जो कुल जनसंख्या है, कार्यशील जनसंख्या, अगर पहली चीज़ पूछे कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल कितनी कार्यशील जनसंख्या है, तो आपको पता है 38.43% या 43% क्या है, कार्यशील जनसंख्या है। और इस 38.43% का भी जो कृषि पर आधारित है या क्या है प्रतिशत कृषक हैं, उसमें 27% लोग कृषक हैं। ठीक है, इस 38.43% का।
अगला क्वेश्चन, वनों से मिलने वाली पर्यावरणीय सेवाओं का आकलन कराता है। दोस्तों जो वनों से मिलने वाली पर्यावरणीय सेवाएं हैं, ठीक है, पर्यावरणीय सेवाओं का आकलन क्या कहलाता है, इसका आकलन पूछ रहा है, क्या कहलाता है, तो वो ग्रीन अकाउंटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रीन अकाउंटिंग कहलाता है, ठीक है। और इसी ग्रीन अकाउंटिंग आकलन को तो ग्रीन अकाउंटिंग कहते हैं, लेकिन इसके तहत जो राशि हमें मिलती है, जो रोकड़ा हमें मिलता है, वो रोकड़ा कहलाता है ग्रीन बोनस। क्या कहलाता है? ग्रीन बोनस जो मिलता है, जो राशि हमें मिलती है, वो राशि क्या कहलाती है? वो राशि कहलाती है ग्रीन बोनस। और जो आकलन करते हैं हम किसका? पर्यावरणीय सेवाओं का, वो कहलाता है ग्रीन अकाउंटिंग। दो अलग अलग फैक्ट हैं, इनको यहीं पे समझ लो। अगला क्वेश्चन, राज्य का प्रथम बजट निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य का प्रथम बजट था, वो प्रस्तुत किया गया था रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा। किसके द्वारा? रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। और जो ये बजट था, अगर पूछे राज्य का प्रथम बजट कब पेश किया गया, तो फिर याद रखना 3 मई। कब? 3 मई 2001 को ये बजट पेश किया गया था, ठीक है। रमेश पोखरियाल निशंक ने पेश किया था, 3 मई 2001 को पेश किया था राज्य का प्रथम बजट। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। अगला क्वेश्चन, राज्य में प्रथम निर्वाचित सरकार का बजट निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? दोस्तों मैंने कहा कि राज्य, ये शब्द जरूर याद रखना, राज्य का प्रथम बजट और प्रथम निर्वाचित सरकार का बजट, दो अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने अभी कहा कि राज्य का जो प्रथम बजट था, रमेश पोखरियाल निशंक ने 3 मई 2001 को प्रस्तुत किया था, ठीक है। जबकि राज्य की जो प्रथम निर्वाचित सरकार थी, उसका गठन 2002 में हुआ, आपको पता है, ठीक है। नारायण दत्त तिवारी जी जिसके क्या थे? प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। तो यहाँ पे जो राज्य का निर्वाचित सरकार का जो प्रथम, ठीक है, जो बजट पेश किया था, वो किसने किया था? 2002-3 में खुद नारायण दत्त तिवारी जी ने किया था, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का पहला जेंडर बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? दोस्तों उत्तराखंड राज्य का जो पहला जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, वो प्रस्तुत किया गया था 2007-08 में। 2007-08 नहीं है यहाँ पे, 2007-08 में प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों जो ये बजट प्रथम जेंडर बजट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य का प्रथम जेंडर बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो 2007-08 में। पहला बजट 3 मई 2001 को, ठीक है। प्रथम निर्वाचित सरकार का बजट 2002-3 में। ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए बहुत हैं। अगला क्वेश्चन, 2025-26 के राज्य के बजट में कुल कितनी वृद्धि दर्ज की गई? दोस्तों जो राज्य का 2025-26 का जो बजट है, ठीक है, 2025-26 का जो बजट है, जिसके जो जेंडर बजट है, उसमें जो वृद्धि दर्ज की गई है, वो 16.66% की वृद्धि दर्ज की गई है। कितनी? 2025-26 के बजट में कितनी? 16.66%। किसके मुकाबले? 2024-25 के मुकाबले, ठीक है, वृद्धि दर्ज की गई। किस बजट में? जेंडर बजट में। यहाँ पे जो शब्द जोड़ देना, जेंडर बजट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य में निधि का प्रवाह या आय का प्रमुख स्रोत है? दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य में आय का जो प्रमुख स्रोत है, वो कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों राज्य में जो आय का प्रमुख स्रोत है, वो कर राजस्व है। क्या है? कर राजस्व है, ठीक है। जो राज्य का कर राजस्व हमारी आय का प्रमुख स्रोत है, और हमारी जो आय है उसका लगभग 29.38% या लगभग 29%, याद रखो, वो क्या नहीं करेगा, पॉइंट में कंफ्यूजन नहीं करेगा। तो लगभग 29% हम क्या करते हैं? कर राजस्व से हमें आय प्राप्त होती है। इसके बाद जो लोक ऋण है, उससे हमें लगभग 23% प्राप्त होता है, ठीक है। और जो अनुदान केंद्र सहायता से हमें मिलती है, उसके लगभग 22% हमें प्राप्त होता है। अगर इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, आरोही या अवरोही क्रम में लगाने के लिए आए, तो फिर इस कंडीशन में याद रखना, सर्वाधिक कर राजस्व हमें 29% से प्राप्त होता है। उसके बाद लोक ऋणों का योगदान है 23%, और केंद्र की सहायता से 22% हमें क्या होता है? पैसा प्राप्त होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य 2025-26 बजट आधारित है। दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य का 2025-26 का जो बजट है, वो निम्न में से किस पे आधारित है? नमो और ज्ञान पर आधारित है। किस पे है? 2025 का जो बजट है, नमो, ठीक है, नमो और ज्ञान पर आधारित है। नमो और ज्ञान की थीम पर क्या है? आधारित है। अगला क्वेश्चन,
2025-26 बजट में ज्ञान पर आधारित बिंदु नहीं है। दोस्तों मैंने अभी कहा कि जो हमारे राज्य का 2025-26 का जो बजट है नमो और ज्ञान पर आधारित है, इस ज्ञान में कौन सा बिंदु सम्मिलित नहीं है। तो देखो जो ये ज्ञान है, ज्ञान में जी से याद रखो गरीब का कल्याण है। क्या है? गरीब का कल्याण है। ठीक है। इसके बाद वाई से क्या है? युवा है। वाई से युवा। ठीक है। ए से क्या है? दोस्तों ए से क्या है? अन्नदाता है। अन्न उत्पादन, अच्छा ये अन्न उत्पादन हो गया, अन्नदाता है यहाँ पे। ठीक है, यही इसका आंसर जाएगा। और एन से क्या है दोस्तों? एन से नारी है। तो यहाँ पे एन अन्न उत्पादन नहीं बल्कि क्या है? अन्नदाता। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये समझ लेना, आगे के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बन रहा है। जी से ज्ञान पे क्या है? गरीब कल्याण। वाई से युवा। ए से अन्नदाता। एन से नारी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025-26 बजट में नमो बिंदु के आधार हैं। दोस्तों जो मैंने कहा कि हमारे राज्य का जो बजट है जो क्या है, पहले तो बात है जो सप्तऋषि पर आधारित है, और ये सप्तऋषि के 7 फैक्ट मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद जो बजट की थीम थी ज्ञान और नमो पर आधारित थी। ज्ञान का मैं बता चुका हूँ, गरीब का कल्याण, अन्नदाता, युवा और नारी। अब जो नमो है, इस नमो में क्या है दोस्तों? जो यहाँ पे नमो पर आधारित है, तो पहली चीज एन से याद रखना नवाचार पर आधारित है। ठीक है, एन से नवाचार। ए से आत्मनिर्भरता, ये शब्द याद रखना, वो इसी से, ये नहीं कि वो तुम्हें बिल्कुल ही चेंज करके देगा। ठीक है, आत्मनिर्भरता के बजाय क्या दे देगा? आत्मसम्मान दे देगा, इसलिए याद रखना ए से आत्मनिर्भरता। ठीक है, एम से क्या है दोस्तों? महान विरासत। यहाँ एम से क्या है? यहाँ पे लिखा नहीं गया है, महान विरासत, महान विरासत। ठीक है, और ओ से क्या है? ओजस्वी मानव संसाधन। ठीक है, तो यानी उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नवाचार, आत्मनिर्भरता, ओजस्वी मानव संसाधन और महान विरासत क्या है? इसके अंतर्गत आते हैं। और आने वाले एग्जाम के लिए यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन फिर बनेगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025-26 के राज्य के बजट में शीतकालीन यात्रा आदि कैलाश, ओम पर्वत, पिथौरागढ़ वाला, दर्शन हेतु सुगमता, ऋषिकेश का पुनर्विकास आदि को किस बिंदु के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? दोस्तों मैंने कहा कि जो राज्य का बजट है वो एक तो ज्ञान पर आधारित है और दूसरा नमो की थीम पर आधारित है। ठीक है, इन नमो और ज्ञान की थीम में से जो शीतकालीन यात्रा है, ऋषिकेश का विकास है, इन सभी बिंदुओं को किस बिंदु के, अगर क्वेश्चन टफ बनाने की कोशिश करेगा तो वो इस तरीके से क्वेश्चन को पूछेगा। ठीक है, कि जो इस बिंदु के अंतर, जो ये सारी चीज़ें हैं वो राज्य के किस बिंदु के अंतर्गत सम्मिलित की गई है। ठीक है, जितनी भी ये चीज़ें हैं उनको किस बिंदु के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखना, ये सारे के सारे जो हैं मानव, ओजस्वी मानव संसाधन के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन सी, और ओजस्वी मानव संसाधन के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025-26 के अंतर्गत डिजिटल दक्षता व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आजकल एआई का प्रयोग किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसकी फुल फॉर्म पूछी जाए तो याद रखना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस बिंदु के अंतर्गत समावेशित किया गया है। दोस्तों कुल मिलाकर के जो डिजिटल क्षेत्र का विकास है, ठीक है, किसका? जो डिजिटल क्षेत्र का विकास है, इसको सम्मिलित किया गया है ओजस्वी मानव संसाधन के अंतर्गत। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025-26 बजट का सर्वाधिक भाग निम्न में से व्यय होगा या व्यय होता है। दोस्तों जो 2025-26 का जो हमारा बजट है, इसका जो सर्वाधिक भाग निम्न में से किस पर खर्च होगा? निम्न में से किस पर खर्च होगा? तो दोस्तों याद रखना, जो हमारे बजट का क्या है, जो सर्वाधिक भाग है जो वो खर्च हो रहा है वो वेतन भत्ते और मजदूरी पर खर्च हो रहा है। वेतन भत्ते और मजदूरी पर सर्वाधिक हमारे बजट का खर्चा है लगभग 23.98%। ठीक है, उसके बाद अगर पूछे तो उसके बाद बृहद निर्माण पे हमारा खर्चा है लगभग 10 या 11% मान के चलो। ठीक है, सहायक अनुदान और अंशदान पे लगभग हमारा कितना है? 6.31% का है। ठीक है, और निवेश ऋण पे कितना है? 9% का योगदान है। अगर इनको पहले तो इतना टफ जाएगा नहीं, लेकिन अगर पूछ ले तो याद रखना असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन,
वर्ष 2024-25 में राज्य की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान है। दोस्तों जो 2024-25 का टाइम है बजट का, उसमें राज्य की जीडीपी में जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये भी मैं सारा का सारा बता चुका हूँ। जो राज्य की जीडीपी होता है उसके बराबर क्या होता है, P/Q। ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी जो होती है उसका जो मल्टीप्लाई निकल के आता है वो राज्य की जीडीपी होता है। तो ये मैं, अगर आप चाहो तो डीपली देख सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छी सीरीज है वो इकोनॉमिक्स की। तो दोस्तों जो राज्य की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान है वो तृतीय क्षेत्र का है। इसी तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, सेवा क्षेत्र। कंफ्यूज मत होना, तृतीय क्षेत्र के स्थान पर दे देगा वो सेवा क्षेत्र। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहते हैं, उत्पादन क्षेत्र कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र को क्या कहते हैं दोस्तों, निर्माण क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र। और एक चीज़ याद रखना, अगर यहीं पे पूछे 2023-24 में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का था, तो फिर याद रखना जो ये द्वितीय क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान था। ठीक है, उत्तराखंड में क्या था, इस द्वितीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। जबकि अब प्रेजेंट टाइम में क्या है, तृतीय क्षेत्र का, चाहे वो देश लेवल पे हो, कंट्री लेवल पे हो, चाहे यहाँ पे स्टेट लेवल पे हो, दोनों में तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024-25 में उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय है। दोस्तों जो 2024-25 है, यहाँ पे जो उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय 2,74,064 रुपये। अब आप लगा लो कि यहाँ पे उत्तराखंड में आप लोगों में से कितने आदमी हैं जो 2,74,064 रुपये पर ईयर कमाते हैं, लेकिन सरकार की नज़र में आप लोग 2,74,064 रुपये कमा रहे हो। ठीक है, अगर देखो 2022-23 के आंकड़े के बेस पे पूछे कि प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, तो 2,30,994 थी। 2,30,994 थी कि कब, 2022-23 में। ठीक है, अगर 2023-24 पूछे तो 2,46,178 रुपये प्रति व्यक्ति आय थी, जबकि 2024-25 में 2,74,064 रुपये क्या है, प्रति व्यक्ति आय है। अगला क्वेश्चन, राज्य गठन के बाद वर्ष 2000-2001 में उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय थी, आय हो गए, प्रति व्यक्ति आय थी। दोस्तों जो राज्य का गठन हुआ था, हमें पता है 9 नवंबर 2000 को राज्य का गठन हुआ। ठीक है, जो 9 नवंबर 2000 को गठन के समय राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय थी वो कितनी थी, तो वो 15,286 रुपये थी। क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य गठन के बाद 2000-2001 में क्या थी, राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, तो 15,286 रुपये थी। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले जनपद का सही अवरोही क्रम है। ठीक है, सही अवरोही क्रम है मतलब सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला सबसे पहले आएगा। तो सबसे ज़्यादा जो प्रति व्यक्ति आय है दोस्तों वो हरिद्वार की है। ठीक है, उसके बाद जो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है वो उधम सिंह नगर की है, और उसके बाद जो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है वो देहरादून की है। ठीक है, तो जो हुड पहनते हो आप सर्दियों का, ठीक है, जो सर्दियों में आप क्या कहते हो, हुड पहनते हो, याद रखना वो हुड प्रति व्यक्ति आय है। दिमाग में बैठा तो हुड, कुछ याद नहीं आएगा पेपर में, हुड याद जरूर आएगा। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना ये एच से हरिद्वार, कहाँ पे हरिद्वार, पहले में हरिद्वार, दूसरे पे उधम सिंह नगर और तीसरे पे देहरादून की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ठीक है, इनकी प्रति व्यक्ति आय वार क्या है, सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले जनपदों का क्रम है। दोस्तों जो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले जनपद हैं, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय रुद्रप्रयाग की है, उसके बाद रब ने बना दी जोड़ी, ठीक है, बागेश्वर की, और उसके बाद रब्बा, ठीक है, अल्मोड़ा की। दोस्तों पहले मैंने कहा क्या कहा आपको, जो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है वो हुड की है। ठीक है, और भगवान इन 3 जनपदों का भगवान मालिक है, रब्बा खैर करे कि इनकी प्रति व्यक्ति आय क्या है, सबसे कम है आर से रुद्रप्रयाग। किस में है, रुद्रप्रयाग पहले में, ये दोनों तो हो गए कैंसिल, रुद्रप्रयाग दूसरे में, बागेश्वर, ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा, रुद्रप्रयाग उसके बाद बागेश्वर और उसके बाद अल्मोड़ा की। यानी सबसे कम अगर प्रति व्यक्ति आय पूछे रुद्रप्रयाग की और सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय पूछे तो हरिद्वार की प्रति व्यक्ति आय है। हुड और रब्बा ही मिलकर के क्या कर रहे हैं, इस राज्य को चला रहे हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य में 2023-24 की तुलना में 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। दोस्तों जो 2023-24 की तुलना में 2024-25 में जो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई वो प्रति व्यक्ति आय में 11.33% की वृद्धि हुई।
कितने की? 11.33% की वृद्धि हुई। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि जो 2023-24 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 2,46,178 रुपया थी, जबकि 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर क्या हो गई? 2,74,064 रुपया हो गई। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना फैक्ट। अगला क्वेश्चन, बजट वर्ष 2025-26 में कुल राजकोषीय घाटा था या है? दोस्तों जो बजट वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा है, ठीक है, क्या राजकोषीय घाटा है किसमें? 2025-26 में वो कितना है? तो दोस्तों वो 12,604 करोड़ रुपया है। 12,604.92 करोड़ है। 92 करोड़ याद नहीं भी रहेगा, आप इतना याद रखना, 12 का आधा 6 और 4, ठीक है, 12,604 करोड़ रुपया क्या है? भारत 2025-26 का राजकोषीय घाटा है। लेकिन अगर यहीं पे 2024-25 का राजकोषीय घाटा पूछे, कितना? 2024-25 का, तो जो राजकोषीय घाटा था वो 9,526 करोड़ था, 9,526.35 करोड़ था। या उससे पहले 2023-24 का क्या पूछे? राजकोषीय घाटा पूछे, ठीक है, तो वो कितना था? 9,046 करोड़ रुपया, ठीक है, 9,046 करोड़ रुपया लगभग राजकोषीय घाटा था। और ये मैं जो इकोनॉमिक्स में बता चुका हूँ, राजकोषीय घाटा क्या होता है? कुल राज्य व्यय माइनस राज्य की आय, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है? राजकोषीय घाटा निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन, बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में उत्तराखंड का स्थान है। दोस्तों जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक में उत्तराखंड का क्या है? स्थान कितना था? किसके? नीति आयोग के आधार पे, ठीक है। यहाँ पे पूरा क्वेश्चन लिख दे, समझ लेना एक बार, नहीं तो ये क्वेश्चन कोड जाने के लिए तैयार हो जाएगा। नीति आयोग, ठीक है दोस्तों, जो नीति आयोग की 2023 की रिपोर्ट है, पूरा क्वेश्चन ये बनेगा कि नीति आयोग की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में उत्तराखंड का स्थान है। तो उत्तराखंड का स्थान देश में कितनावां था? 15वां स्थान था नीति आयोग की 2023 की रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है, यानी जो 15वां देश में कितनावां स्थान है? 15वां स्थान है। अगला क्वेश्चन, राज्य में बहुआयामी गरीबी के अंतर्गत सबसे कम लोग पाए जाते हैं। दोस्तों राज्य में बहुआयामी गरीबी के अंतर्गत जो सबसे कम लोग पाए जाते हैं वो देहरादून में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता है देहरादून में रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अपने आप ही बहुआयामी गरीबी सूचकांक क्या होगा? उसका कम होगा, ठीक है। रुद्रप्रयाग दूसरा जनपद आता है, दूसरे नंबर पे क्या है? रुद्रप्रयाग, अगर उसको आरोही अवरोही क्रम में लगाने के लिए आई। और तीसरा पिथौरागढ़ का स्थान है, ठीक है, जिनका क्या है? बहुआयामी गरीबी क्या है? सबसे कम लोग पाए जाते हैं इन 3 जनपदों में। अगला क्वेश्चन, राज्य में बहुआयामी गरीबी के अंतर्गत सर्वाधिक लोग नहीं पाए जाते हैं, सर्वाधिक लोग नहीं पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। राज्य में बहुआयामी के अंतर्गत जो सर्वाधिक लोग पाए जाते हैं वो एक तो हरिद्वार में पाए जाते हैं, पहला स्थान, दूसरा उधम सिंह नगर में पाए जाते हैं और तीसरा नैनीताल में पाए जाते हैं, ठीक है। रुद्रप्रयाग में अभी मैंने कहा रुद्रप्रयाग का क्या है? दूसरा स्थान है जहां पे बहुआयामी गरीबी क्या है? कम है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023-24 की तुलना में 2024-25 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई। दोस्तों जो वर्ष 2023-24 की तुलना में राज्य के 2024-25 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितनी क्या हुई? वृद्धि हुई। तो याद रखना राज्य में जो सकल घरेलू उत्पाद में जो वृद्धि हुई वो 13.59% की वृद्धि हुई। कितनी? 13.59% की वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास सूचकांक है। दोस्तों उत्तराखंड राज्य की जो प्रथम मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट है, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार क्या है? जो मानव विकास सूचकांक है वो कितना है? तो 0.718 है, 718 है। प्रथम मानव राज्य स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की थी? ये चेक कर लेना यार एक बार, मुझे एक चीज़ में कन्फ्यूज है, लेकिन एमपी ने शायद, में भी 99% है कि एमपी ने क्या की थी? मानव विकास रिपोर्ट क्या की थी? राज्य स्तर पर सर्वप्रथम तैयार की थी। अगर पूछे सूचकांक में सर्वोच्च अंक कितना होता है तो 1 होता है, यानी जितना भी 0 होता है, 0 से कम क्या होगा? सारा का सारे अंक होंगे, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, राज्य में कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है। दोस्तों उत्तराखंड राज्य में कर राजस्व का जो क्या है, उत्तराखंड राज्य में दोस्तों जो कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है वो कर हम कौन सा सबसे अधिक मात्रा में कौन सा जारी करते हैं, किससे प्राप्त करते हैं, तो वो दोस्तों हम प्राप्त करते हैं व्यापार कर से। किससे? व्यापार। हमारे पास जो आय का सबसे बड़ा स्रोत है वो स्रोत कौन सा है? व्यापार कर हमारे पास आय का सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है। अगर पूछे दूसरे स्थान पे कौन सा है तो उत्पादन शुल्क है, तीसरे स्थान पे क्या है? स्टाम्प शुल्क है, और चौथे स्थान पे वाहन करों से हमें क्या होती है? आय की प्राप्ति होती है। क्या होती है? आय की प्राप्ति होती है। ये चार मुख्य हमारे क्या है? आय के स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य मूल्य संवर्धित कर लागू करने वाला देश का है। दोस्तों उत्तराखंड राज्य मूल्य संवर्धित कर लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य है? ठीक है दोस्तों, जो उत्तराखंड राज्य है मूल्य संवर्धित कर लागू करने वाला कौन सा राज्य है? तो 22वां राज्य है, ऑप्शन डी। कौन सा? 22वां राज्य है। और अगर पूछे उत्तराखंड में मूल्य संवर्धित वैट कर लागू कब हुआ था? मूल्य संवर्धित कर बोलो या वैट बोलो, कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2005 को। कब हुआ था? 1 अप्रैल 2005 को लागू हुआ था। और अगर पूछे उत्तराखंड में मूल्य संवर्धित अधिनियम कब लागू हुआ? तो अक्टूबर 2005 को मूल्य संवर्धित अधिनियम लागू हुआ। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का जीएसटी कोड है। दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य का उसका जीएसटी कोड क्या है? 05 है। ठीक है। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड राज्य देश में जीएसटी लागू करने वाला राज्य कितनावां राज्य है? तो 5वां राज्य है। ठीक है। कौन सा है? 5वां राज्य है जीएसटी लागू करने वाला। ठीक है। जीएसटी क्या है? जीएसटी ने कौन से करों को समाप्त किया? अगर पूछा जाए अप्रत्यक्ष करों को समाप्त किया। ठीक है। अगर पूछे सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला कौन सा है? तो बिहार है। बिहार है कि असम है? ये कंफ्यूज क्यों हो रहा हूं मैं आज? देख लेना इन दोनों में से बिहार या असम में से कोई एक है। अगला क्वेश्चन, राज्य में ई वे बिल व्यवस्था लागू की गई। दोस्तों जो राज्य में ई वे बिल व्यवस्था है वो कब लागू की गई? तो उत्तराखंड राज्य में जो ई वे बिल व्यवस्था ठीक है लागू की गई वो 20 अप्रैल 2018 को की गई। कब की गई? 20 अप्रैल 2018 को राज्य में ई वे बिल व्यवस्था को लागू किया गया। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य कर विभाग द्वारा शुरू की गई योजना है। दोस्तों उत्तराखंड राज्य कर विभाग द्वारा निम्न में से तो टैक्स चोरी बचाने के लिए कौन सी योजना को लागू किया गया? बिल लाओ इनाम पाओ। यानी इसके अंतर्गत यदि दुकानदार से बिल देना अनिवार्य है, अगर बिल दुकानदार नहीं देगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इसलिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए बिल लाओ इनाम पाओ के अंतर्गत एक स्कीम तैयार की गई। अगला क्वेश्चन, सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक के मुख्य स्तंभ हैं। दोस्तों सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक के कुल कितने स्तंभ हैं? तो 4 स्तंभ हैं। और इन 4 स्तंभों में कौन कौन से स्तंभ हैं दोस्तों? तो याद रखना, पहला वायु, जल, मृदा और वन, ये 4 स्तंभ है। यहीं पे जो जीईपी इंडेक्स है, ग्रीन इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट, उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य है जिसने जीईपी इंडेक्स को शुरू किया है। ठीक है, जो ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट है उसको शुरू किया है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में उत्तराखंड किस राज्य के साथ प्रथम स्थान पर रहा? दोस्तों नीति आयोग सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में जो उत्तराखंड राज्य रहा, कौन सा उत्तराखंड राज्य रहा, वो केरल के साथ प्रथम स्थान पर है। ठीक है, केरल के साथ प्रथम स्थान पे है। और अगर पूछे इसका अंक कितना है, कितना स्कोर रहा, तो 79 अंकों के साथ ये केरल के साथ उत्तराखंड क्या है, प्रथम स्थान पे रहा। किसमें? सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में। ठीक है, जबकि इससे पहले अगर 2023 के सूचकांक के आधार पे भारत का स्कोर पूछे तो 71 भारत का स्कोर था। कितना था? 71। तो दोस्तों लगभग गिनती के 35 हैं, लेकिन 50 से अधिक क्वेश्चनों को कवर किया गया और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।